हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम शॉट लेने वाले हैं किल करने के लिए किस चैप्टर को? तो चैप्टर है आज हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। यहां पर हम पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे, सरफेस टेंशन डिस्कस करेंगे, विस्कोसिटी को जानेंगे, प्रेशर को जानेंगे, डिवाइसेस को जानेंगे, सब कुछ हम पढ़ लेंगे आज के इस लेक्चर में। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं सर। यहां पर मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि बच्चे जो आ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये क्रैश कोर्स जो चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नीट 2022 के बच्चों के लिए जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहां पर आप पढ़ना स्टार्ट मत करिए आके कि इसी लेक्चर से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं और इसी क्रैश कोर्स से पढ़ ले रहे हैं। ना 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 ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके वेरिएशंस होते हैं, वो यहाँ कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है ना। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको कंसेप्चुअल वीडियोस में आना पड़ेगा, वहां पर डीप में आपको पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पर क्रैश कोर्स है, यहाँ सिर्फ कंसेप्ट एट ए ग्लांस है, कंसेप्ट आपको दिखाया जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन, पेपर, दिमाग, पानी की बोतल और अपने नोट्स लेकर बैठना है और चेक करते जाना है कि जो जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है वो सब आपके नोट्स में है, अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जानते हैं पहले प्रेशर क्या होता है। प्रेशर आपको पता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और वो होता क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर थ्रस्ट अपॉन एरिया। वैसे थ्रस्ट परपेंडिकुलर ही होता है ना, परपेंडिकुलर सरफेस पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज नथिंग बट प्रेशर। ओके सर, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। पास्कल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पास्कल की कोई पास्कल बोल रहा हूं, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये बात तो एकदम फिक्स हो गई है। अच्छा, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आपको लेना है कि मान लीजिए अगर ऐसे कोई आपके पास एक फोर्स लग रहा है जो इंक्लाइंड है, मतलब जिसका एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट लोगे आप फोर्स प्रेशर बनाने के लिए? एक कंपोनेंट ये है एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे हैं। तो ये कहलाएगा F परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा एरिया। तो आप प्रेशर निकाल सकते हो कैसे? F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया से। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को नापने के लिए एक यूनिट तो है हमारे पास, पास्कल। देखो सिंपल सी बात है, लिख लेते हैं इस चीज को कि एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101325 पास्कल के बराबर होता है। 101325 पास्कल के बराबर होता है। ये चीज होती है बराबर एक बार के लगभग किसके बराबर होती है? एक बार के। एक बार होता है 760 mm ऑफ Hg के बराबर, 760 mm ऑफ Hg के बराबर। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब किलो पास्कल को मेगा पास्कल में चेंज करना है, मेगा पास्कल को किलो पास्कल में चेंज करना है, ये सारे कन्वर्जन तो आपको आते ही होंगे, आना ही चाहिए, मैं तो बोलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडियल फ्लूइड्स। देखिए हम क्योंकि जब फ्लूइड की बात करते हैं, इस चैप्टर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देख रहे हैं ना, तो यहां पर जितनी बात भी हम करेंगे फ्लूइड्स की, वो ज्यादातर कैसे फ्लूइड्स होंगे? आइडियल फ्लूइड्स होंगे। कैसे फ्लूइड्स होंगे? आइडियल फ्लूइड्स होंगे। बात समझे? हाँ सर। आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो नॉन विस्कस होते हैं। नॉन विस्कस होते हैं मतलब जिनके अंदर विस्कोसिटी होती ही नहीं है। दिस इज आइडियली नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल लिख दे रहा हूं मैं यहां पर ब्रैकेट में। ये सिर्फ क्या है? एक क्या बोलते हैं उसको, मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कंसेप्ट है। नॉट पॉसिबल मतलब ऐसा कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट ऐसा ना हो कि जीरो हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, ये होते हैं नॉन विस्कस होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनकी डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। अच्छा, बड़ा गंदी राइटिंग में लिखे हैं सर। इसकी डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और तीसरी बात, ये इररोटेशनल होते हैं। क्या होते हैं? ये इररोटेशनल होते हैं। ये क्या होते हैं? इररोटेशनल होते हैं, मतलब ये अपनी ही एक्सिस पर, आइडियल फ्लूइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी एक्सिस पर घूम नहीं रहे होते हैं। हो सकता है वो किसी कर्व्ड पाथ से जा रहे हो, बट वो अपनी एक्सिस पर नहीं। मान लीजिए मैं आइडियल फ्लूइड का एक पार्टिकल हूं, तो मैं जो पार्टिकल हूं वो अपनी एक्सिस पर नहीं घूम रहा है। ठीक है ना, अगर अपनी एक्सिस पर नहीं घूम रहा है तो वो इररोटेशनल है। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर इन फ्लूइड्स। इंपॉर्टेंट बात, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फोर्स
ऑन इट सरफेस दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट्स सरफेस। ठीक है भाई, ठीक है। अगर ये पानी है, पानी के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया भाई, हमने इसको सबमर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है, पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया है, तो पानी क्या लगाएगा इस पर, फोर्स लगाएगा नॉर्मल टू द सरफेस। पानी इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल टू द सरफेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ कि ना? तो हम बोलेंगे कि पानी क्या लगा रहा है, इस पर सबमर्ज्ड बॉडी पर फोर्स प्रेशर लगा रहा है। ठीक है ना, फोर्स भी लगा ही रहा होगा, तभी तो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो देना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। केस 1 हमको क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस टोटल मास चाहिए, आपको टोटल मास चाहिए और टोटल वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए, टोटल मास चाहिए और टोटल वॉल्यूम चाहिए। उससे आप क्या निकाल लोगे, अपनी डेंसिटी निकाल लोगे मिक्सचर की। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आई मेरी बात समझ में? और टोटल वॉल्यूम क्या होगा? अब वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी या डेंसिटी इनटू मास? बताओ। अरे भाई डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। नीचे आपको वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम मतलब v1 प्लस v2। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। v1 को आप क्या लिख सकते हो, m अपॉन रो लिख सकते हो कि नहीं? हम इसे लिख सकते हैं m1 बाय रो 1, m1 बाय रो 1 प्लस m2 बाय रो 2। बात खत्म। m1 प्लस m2 अपॉन m1 बाय रो 1 प्लस m2 बाय रो 2। बात खत्म। क्लियर? इससे आप क्या निकाल लोगे, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दिया, यहां पर आपको क्या दिया है, डेंसिटी दी थी और मास दिए हुए थे। अब आपको यहां पर डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लो। तो यार फॉर्मूला वही रहेगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब यहां मास दिख ही नहीं रहा, लेकिन हम जानते हैं मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे m1 इज नथिंग बट रो 1 v1, m2 इज नथिंग बट रो 2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, नहीं v1 प्लस v2। अरे भाई टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2। मास को आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो, नीचे क्या है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझा है? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, पक्का? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, इससे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। सॉरी मेरा थोड़ा गला आज खराब है, कोई बात नहीं सर, पानी पीते रहिए और पढ़ाते रहिए, पढ़ाइएगा नहीं, पढ़ाते हुए रुकिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, मरते दम तक पढ़ाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ, ये क्या बात कर ली भाई ने, ये क्या एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए यार, कुछ नहीं है। ये कंटेनर है, इस वेसल के अंदर क्या भर दिया भाई, पानी भर दिया। क्या भर दिया इसके अंदर, पानी भर दिया। ठीक है, मैं बोलूंगा कि बताओ सुनो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट 1 पर प्रेशर बताओ कितना होगा। तो वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ पुल है। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर निकालना है तो इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह पॉइंट सरफेस से कितना नीचे, लिक्विड में या फ्लूइड में ये पॉइंट सरफेस से कितना नीचे। आपको पता चल गया कि h नीचे, क्या नीचे है, h नीचे है। ठीक है, और आपको पता है कि भाई सरफेस पे जहाँ पर पानी खत्म हो रहा है वहाँ बाहर क्या है, हवा है। तो हवा क्या लगा रही है, बाहर से अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पॉइंट 1 पर प्रेशर कितना है, पॉइंट 1 पर प्रेशर कितना है, ये क्या हुआ यार, मेरा फेवरेट कलर वाला पेन कहाँ चला गया, तोता कलर वाला पेन चाहिए था मुझे। हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ वो मेरा फेवरेट कलर था इसलिए मुझे रुकना पड़ा। हाँ मैं बोल रहा हूँ वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। तो यहाँ पूछा गया कि पॉइंट 1 पर आप प्रेशर बता दो, तो पॉइंट 1 पर जो प्रेशर होगा, पॉइंट 1 पर जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट, ऊपर से नीचे आओ, प्लस डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। ये तो आपको याद होगा भली भांति, याद होगा भली भांति, जिसमें डेंसिटी दी, दिस इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दिस इज द डेप्थ, दिस इज द डेप्थ एट विच हमें प्रेशर निकालना है। ठीक है ना, एंड दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहां पर हमने पॉइंट 1 पर क्या निकाल दिया? प्रेशर निकाल दिया। अच्छा, वेरिएशन इन प्रेशर बोलेगा कोई तो क्या निकालोगे? P1 माइनस P0 कर दोगे। तो P1 माइनस P0 इज नथिंग बट डेल्टा P, और ये किसके बराबर हो जाएगा? रो इंटू जी इंटू एच के बराबर, ठीक है ना। दिस इज दी चेंज इन प्रेशर, दिस इज दी चेंज इन प्रेशर। इसी को जाके आगे आप गेज प्रेशर बोलने लग जाओगे। क्या बोलने लग जाओगे? गेज प्रेशर बोलने लग जाओगे। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए आ गई, आपने बात की नहीं और आ गई, आपने बात छेड़ी नहीं और सामने कंसेप्ट आके आपके बैठ गया। आओ, ऐदा नी चलदे प्यार सोनिए, ऐदा नी चलदे प्यार, ऐदा नी चलते प्यार। गेज प्रेशर, ये बड़े, एक बार आप समझ लोगे ना इस चीज से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, कभी भी नहीं भूलोगे। देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है? यह है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यह है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां से हम नापेंगे क्या? एब्सोल्यूट। यहां से हम नापेंगे क्या? एब्सोल्यूट। यहां से हम नापेंगे क्या? एब्सोल्यूट, ठीक है ना। अगर आप कोई वैल्यू नाप रहे हो, मान लीजिए पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट ए का प्रेशर आप कैसे लिख सकते हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ए पॉइंट का प्रेशर आप ऐसे लिख सकते हो क्या? पहले एटमॉस्फेरिक तक पहुंचो और फिर एटमॉस्फेरिक से आप ए तक पहुंचो। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि ए पे जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा? सुनना 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 सुनना, ए पर जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा? दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज, यहां से यहां तक PATM, यहां से यहां तक PATM, और यहां से यहां तक इसको मैं बोलता हूं PG, यानी कि P गेज। आई बात समझ में? अब ये क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है तो हम इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं। अगर मान लो यही पॉइंट नीचे होता, ये मान लीजिए वाला पॉइंट नीचे होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं कि आप पहले एटमॉस्फेरिक तक जाओ और उसके बाद नीचे आओ, उसके बाद नीचे आओ। तो आप बी पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखते हैं? आप बी पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखते हैं? बी पॉइंट का प्रेशर आप लिखते हैं PB इज इक्वल्स टू, आप गए पहले PATM तक है ना, PATM, और फिर वहां से वापस आए तो माइनस कितना वापस आए? PG। आई मेरी बात समझ में? तो ये आप PB का प्रेशर लिख पा रहे हो। ये PA और PB आप जो है लिख रहे हो, ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट प्रेशर है, क्योंकि आप नाप कहां से रहे हो? यहां से नाप रहे हो। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नापोगे तो आप उसको गेज प्रेशर बोलोगे। नहीं आई बात समझ में? जैसे मैं अगर बोलूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि यहां पर यार 3 किलो पास्कल का प्रेशर है, मैंने ऐसा बोल दिया कि यहां 3 किलो पास्कल का प्रेशर है, 3 किलो पास्कल का गेज प्रेशर, 3 किलो पास्कल का गेज प्रेशर, ऐसा बोल दिया मैंने। मतलब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो गिन ही रहा हूं। मैं मानता हूं कि भाई दुनिया की हर चीज पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है। अरे भैया यहां पर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है सब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, मैं उसको डेटा मान ले रहा हूं कि भाई इतना तो सब पे लग ही रहा है। इसके ऊपर 3 किलो पास्कल का प्रेशर और है इधर, ऐसा मैंने बोल दिया। उसके ऊपर, किसके ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मैं गिनूंगा तो मैं बोलूंगा 1 एटमॉस्फेयर प्लस 3 किलो पास्कल, 101325 पास्कल है प्लस 3 किलो पास्कल। और समझ रहे हो? तो आप जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 3 किलो पास्कल ऐड करके बता रहे हो तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर बता रहे हो, और जब आप ये मान रहे हो कि यार नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब पर है, इसको हटाओ, सिर्फ 3 किलो पास्कल बोल दे रहे हो, तो आप एक्चुअल में गेज प्रेशर बता रहे हो। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि P एब्सोल्यूट इज नथिंग बट P एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस गेज प्रेशर, प्लस माइनस गेज प्रेशर। समझे कि नहीं समझे? बस खत्म। सर माइनस क्यों लिखा है आपने? अरे भाई माइनस भी तो हो सकता है, नीचे भी तो जा सकता है, नीचे भी तो जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल जा सकता है ना? पक्का 100%? ठीक। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव होगा? नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव गेज प्रेशर को आप वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हो। नेगेटिव गेज प्रेशर को आप वैक्यूम भी बोलते हो। अरे यार मेरा यार इतने प्यारे प्यारे कलर के पेन थे, कहाँ चले गए सब के सब? इतने अच्छे प्यारे दुलारे पेन हुआ करते थे ये, है ना? हाँ, तो इसको आप नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हो, नेगेटिव गेज प्रेशर। और कई कई बुक्स में इसको वैक्यूम प्रेशर भी बोला जाता है ना? वैक्यूम प्रेशर भी बोला जाता है। अगर आपने वैक्यूम प्रेशर बोल दिया मतलब आप पहले से बता रहे हो कि ये जो प्रेशर है ये नेगेटिव है।
अगर आपने मुंह से बोल दिया कि वैक्यूम प्रेशर है, मतलब आप ये प्रेशर नेगेटिव बताने की कोशिश कर रहे हो। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है फ्लूइड प्रेशर अलोंग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये बात आपको पता होगी कि सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। सेम फ्लूइड में सेम फ्लूइड भरा हुआ है भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि अगर आपने लिखा है P इज इक्वल टू रो जी एच, उसमें जो H है, ये H हमेशा वर्टिकल हाइट होती है। H हमेशा कौन सी हाइट होती है भाई, वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डेप्थ होती है ना। मान लीजिए आपको मैं ऐसा कुछ मैनोमीटर टाइप्स दे दूं कि यार ये देखो, है ना, ये ऐसा है और इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है ना। कहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। L लेंथ पे, जिसकी वर्टिकल हाइट यहाँ से कितनी है, H है। तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ प्रेशर निकालना है 0.1 पे। मैंने कहा हाँ 0.1 पे प्रेशर चाहिए है, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे रो जी एच। क्या बोलोगे, रो जी एच। एल वेल से मतलब नहीं है, अगर 30 डिग्री का एंगल मैं आपको दे दूं तो एल वेल से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वर्टिकल हाइट से मतलब है। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूट्यूब मैनोमीटर आ गया है। द यूट्यूब इन फिगर कंटेन्स 2 डिफरेंट लिक्विड। देखो यूट्यूब तो आप सिर्फ क्वेश्चन से ही समझ सकते हो, उसका कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको ऐसे थ्योरेटिकली बताया जाए। द यूट्यूब इन फिगर कंटेन्स 2 डिफरेंट लिक्विड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड में या सेम फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। बस इसी से पूरा यूट्यूब मैनोमीटर आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो, खत्म कर सकते हो। यूट्यूब इन फिगर कंटेन्स 2 डिफरेंट लिक्विड्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वाट इन द राइट आर्म एंड ऑयल, वाटर इन द राइट आर्म एंड ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी रो इन द लेफ्ट आर्म। ठीक है, एल की वैल्यू 135 mm दी है, अच्छा, एंड डी इज इक्वल टू 15 mm, डी इज इक्वल टू 15 mm, अच्छा ठीक है। ये 15 mm दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 135 mm। अरे बाप रे, 15 में इतना, 135 में इतना कम, ठीक है, फिगर थोड़ा सी बन गया है, 135 mm, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल, अब डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपको निकालना है। आइए ये ऑयल है, कहाँ तक ऑयल है, यहाँ तक ऑयल है, यहाँ तक ऑयल भरा हुआ है। उसके बाद क्या चालू हो गया, वाटर चालू हो गया। आपको पता है दोनों ही साइड से यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ओके सर। हम जानते हैं अगर हम ये पॉइंट देखें, कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट दिस ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा, अच्छा सॉरी, वाटर यहाँ तक है, ऑयल यहाँ तक है, सॉरी मैंने उल्टा देख लिया। वाटर कहाँ तक है भाई, वाटर यहाँ तक है, ऑयल यहाँ तक है, सॉरी ऑयल यहाँ तक है पूरा, और उसके बाद यहाँ से वाटर चालू हो रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड में क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ भी ऑयल है, ए पॉइंट पर भी ऑयल है और बी पॉइंट पर भी क्या है, ऑयल है, वहां से वाटर चालू हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि जो प्रेशर ए पर है वही प्रेशर किस पर होगा भाई, बी पर होगा, ये बात पक्की है। अच्छा तो बताओ ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है और किसके कारण है, ऑयल के कारण है। ऑयल की हाइट आपको दी हुई है एल प्लस डी के बराबर, ठीक है ना। तो आप लिखोगे पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ए पॉइंट पर जो प्रेशर बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, एक तो पी नॉट के कारण बनेगा और एक बनेगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एल प्लस डी, टोटल हाइट इज इक्वल्स टू, उस साइड देखो बी पॉइंट पर प्रेशर क्यों बन रहा है, तो वहां बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एल। समझे? हाँ सर समझ गए। तो पी नॉट और पी नॉट तो दोनों साइड से गए, ये देखो पी नॉट दोनों साइड से चले गए। मैंने आपको बोला ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह लगता रहेगा, तो अगर आप इसको काउंट नहीं भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता, आप सीधे गेज प्रेशर ले रहे हो। अब ये कट गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गया, तो क्या बचा, सिर्फ गेज प्रेशर और गेज प्रेशर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको निकालनी है, जी भी काट दो यार, फिर जी भी काट दो। नहीं काट सकते? अरे नहीं काट सकते क्या? बिल्कुल काट सकते हैं भाई, जी भी हटा दो, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, एल प्लस डी, एल कितना है 135 प्लस 15 140 mm है ना, तो 0.140 मीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 135 mm यानी कि 0.135 मीटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें निकालना है, तो हम इधर चलते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये तो आपको पता होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हम निकालते हैं जो 4 डिग्री सेल्सियस पर निकाली जाती है, क्योंकि उस टाइम पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 0.135
डिवाइड बाय 0.140, पॉइंट हटाया, ठीक। एक जीरो काट दूं क्या यहाँ से? नहीं सर मत काटो। 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 27,000 अपॉन 28, 27,000 अपॉन 28, 27,000 अपॉन 28। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अरे सर बिल्कुल आगे बढ़िए। यहाँ पर आप क्या करिए, हमारे पास एक वो हुआ करता था ना, क्या बोलते हैं, टूल्स, नहीं, डिसिप्लिन टूल, मैथ, कैलकुलेटर। आ गया ना आखिरकार। 27,000, 27 का है हजार डिवाइडेड बाय 28 कितना आ गया? 964.285, 964.285। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गई 964.285 kg पर मीटर क्यूब। भाई मुझे याद आया कि यार यहाँ कैल्सी भी तो फंसा हुआ है, तो चलो फटाक से यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख ही देते हैं कि डेंसिटी कितनी आ रही है ऑयल की, 964.285। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ऐसे आप कंसेप्ट समझ गए होंगे यूट्यूब मैनोमीटर के कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। अब यहाँ पर वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। पहले स्टेशनरी कंडीशन थी तो आप रोजी एच लिख देते थे, अब यहाँ दिक्कत फंस गई है थोड़ी सी। अब क्या हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है आपका फ्लूइड। आओ, तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट बनाया, ठीक है ना। मैंने बोला यार यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P1, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P1 और यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, P2 लग रहा है, ठीक है ना। तो हमको पता करना है कि टोटल प्रेशर कितना होगा जब ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। तो मैंने बोला कि जब ये एक्सेलरेट करेगा और मैं अगर अंदर जाकर बैठ जाऊं, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा, अगर मैं अंदर जाकर बैठ जाऊं तो मुझे दिखता है कि भाई एक तो इसका मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, साथ ही साथ नीचे की तरफ क्या एक्ट कराना पड़ेगा हमको, एक सूडो फोर्स ma। तो जो हमारा g इफेक्टिव है इस केस में जो g इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, g प्लस a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, g प्लस a हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जो प्रेशर होगा डेल्टा p कितना हो जाएगा, रो g प्लस a इंटू, अगर इसकी हाइट h है तो ये हो जाएगा, ठीक है, रो g प्लस a इंटू एच। अब मान लीजिए कि उल्टा हो रहा है, उल्टा चल रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है ना। यही एलिमेंट यही नीचे की तरफ कितनी हाइट है इसकी, h हाइट है, h हाइट है, ये हो गया P1, हो गया P2, ठीक है ना। ओके सर। अब भाई एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है तो इसका जो वेट होगा वो तो नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब आप अंदर अगर जाकर बैठोगे तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, वो कितनी होगी, ma। तो यहाँ पर जो g इफेक्टिव होगा, यहाँ जो g इफेक्टिव की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, g माइनस a, यही होगी क्या? हाँ सर यही होगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर या वेरिएशन इन प्रेशर, वो कितना आ जाएगा, रो g माइनस a इंटू एच। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है ना, ठीक है, ओके सर, बढ़िया, क्लियर। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अब ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सेम वही चीज है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। आओ देखते हैं, ये है हमारा हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड, ठीक है। रेहानी हुणे एतबार सोनिए, रेहानी हुणे एतबार। हाँ भाई बना दूं, आगे बनाऊं? हाँ सर बनाइए। तो यहाँ पर मैंने बनाया अपना एक वैसा ही एक सिलेंडर, ठीक है ना। ये देखिए, ये है आपका P1 और ये है आपका P2, ठीक है ना। ये एक्सेलरेट हो रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, आप जाकर फ्रेम में बैठोगे तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें इस तरीके से ma। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ पक्का? हाँ सर पक्का, 100%? हाँ सर 100%। तो यहाँ पर जो डेल्टा P आ जाएगा, हमारा जो वेरिएशन प्रेशर आ जाएगा, वो क्या आ रहा था पहले, रो g प्लस ए एच, रो g माइनस ए एच। यहाँ पर आ जाएगा रो इंटू इसकी लेंथ मान लीजिए L है, तो रो L इंटू ए, ठीक है, रो L इंटू ए। क्लियर? पक्का? जी सर पक्का। तो ये आ गया आपका वेरिएशन इन प्रेशर इन हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये समझ गए ना, ये क्या है, डेल्टा P क्या है, डेल्टा P क्या है, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो L A है ये, है ना, घबराना मत। तो P2 माइनस P1 को मैंने क्या लिख दिया है, डेल्टा
पी लिख दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल का जो प्रिंसिपल है, देखो पास्कल लॉ आप पढ़ते हैं, पास्कल लॉ के बाद में आपको बताता है उसका एप्लीकेशन है। इससे बेटर है कि हम पहले यही पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। वो ये बोलता है कि यार पास्कल ने आपको क्या बताया कि अगर आप कहीं पर प्रेशर दो कन्फाइंड लिक्विड में, कन्फाइंड फ्लूइड में सॉरी, तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है बिना किसी वैल्यू में परिवर्तन के। मैं सोच रहा था कोई अंग्रेजी वर्ड मिल जाता अच्छा तो बस अच्छा लगता, लेकिन नहीं मिला कोई ऐसा कभी हो जाता है, आपको लगता है ना कि कोई अच्छा सा अंग्रेजी वर्ड आप यहाँ पे फिट कर दो, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा हूं also called Pascal's law in fluid mechanics statement that in a fluid at rest in a closed container, closed container, a pressure change in one part is transmitted without loss to every portion of the fluid and to the walls of the container, है ना। यहां से जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो प्रेशर, वो क्या कर रहा है, हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी क्या कर रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर आपने मान लो यहां से डेल्टा पी प्रेशर, ओहो, मतलब मान लीजिए अगर आपने यहां से डेल्टा पी प्रेशर बढ़ाया दिया, डेल्टा पी प्रेशर दिया, तो डेल्टा पी प्रेशर यहां भी मिल जाएगा आपको प्लस बढ़ता हुआ, यहां भी प्लस डेल्टा पी आपको मिलेगा, यहां भी प्लस डेल्टा पी आपको मिलेगा, और यहां भी प्लस डेल्टा पी आपको देखने को मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है ना। तो क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि ये कन्फाइंड लिक्विड है, ठीक है ना। और पास्कल साहब ने जितने एक्सपेरिमेंट करने थे सारे कर लिए और हमें अपना रिजल्ट बता दिया। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से F1 फोर्स लग रहा होगा और वो लग रहा होगा एरिया A1 पर, तो वो बराबर होगा किसके, F2/A2 के। ये तो सबसे सिंपल यही हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट है। लेकिन अब इससे क्वेश्चन तो सबको बन जाएंगे, इससे क्वेश्चन तो सबको बन जाएंगे। अच्छा दूसरी बात आप देख सकते हो कि जो A2 है वो A1 से बड़ा है, मतलब अगर आप F2 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या किसकी F2 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, A2/A1 इंटू F1। अब ये जो A2/A1 है ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी क्योंकि A2 क्या है, 1 से बड़ा है। तो जब 1 से बड़ी वैल्यू F1 से मल्टीप्लाई होगी तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 से बड़ी आ जाएगी। F2 की वैल्यू F1 से क्या आ जाएगी, अच्छी खासी बड़ी आ जाएगी। तो आपने यहां से कम फोर्स भेजा और उस एंड पे ज्यादा फोर्स पहुंच गया, आपने कम फोर्स भेजा उस एंड पे ज्यादा फोर्स पहुंच गया, तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि हमको कोई चीज कम भेज रहे हैं वो अपने आप ज्यादा बन जा रही है? ऐसे ज्यादा कैसे, ज्यादा चीज आई कहां से भाई? कोई भी चीज नई तो नहीं बन सकती बीच में, है ना। जितना मैंने काम यहां से किया था, मतलब समझना मेरी बात, जितना मैंने फोर्स यहां से भेजा था उतना तो यहां पहुंच नहीं, उससे ज्यादा पहुंच गया। तो बीच में भाई किसी की दुकान से खरीदते हुए गया क्या वो काम? नहीं। क्या बीच में कोई ऐसी दुकान थी जहां पर फोर्स बिक रहा था, उसने फोर्स खरीद लिया कि भाई 3 किलो फोर्स देना मुझे ऐड करना है अपने में? नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स का मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहाँ पे फोर्स का क्या हुआ भाई, मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि यार क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी एकदम से बढ़ गई, एनर्जी नहीं बढ़ी है, फोर्स मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में देखो तो आप ये देखो कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ से F1 फोर्स लगाया तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ओहो लाल पेन से करना पड़ेगा क्या, आपने F1 फोर्स लगाया, यहां से आपने F1 फोर्स लगाया, तो मान लीजिए ये X1 खिसक गया, है ना, यहां से ये कितना ऊपर उठ गया, X2 ऊपर उठ गया, ऐसा बोल दिया। तो आपने कितना वर्क किया है, वर्क कितना इनपुट हुआ, वर्क कितना किया है आपने, तो आप बोलोगे वर्क हमने किया है F1 इंटू X1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। जितना आपने वर्क यहां से किया उतना ही वर्क वहां से हो गया, नहीं? अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही। तो आपने बोला भैया F2 इंटू X2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा F1 F2 आप देख सकते हो, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो A1 X1 इज इक्वल्स टू A2 X2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताओ क्या है? ये एरिया जब X1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वॉल्यूम नहीं बना देगा? क्या ये वॉल्यूम नहीं बना देगा? हाँ सर बिल्कुल वॉल्यूम बना देगा। तो ये है भैया वॉल्यूम कंजर्वेशन। जितनी वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस हुई उतनी वॉल्यूम वहां से बढ़ गई, खत्म बात। तो यहां पर कुछ भी इनवैलिड नहीं है, सब कुछ वैलिड है। फोर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, उसकी कोई लोड नहीं है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। तो आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन दोनों चीजों से बन सकते हैं, एक तो इससे और एक तो इससे, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबको बनेगा, सबको बन जाएगा इससे क्वेश्चन अगर बना तो, ठीक है। ओके आगे बढ़ो। नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओ इसका एक बड़ा अच्छा यूरेका याद आ गया मुझे। यूरेका मतलब क्या हुआ था कि आर्किमिडीज भाई साहब ने इसकी जो खोज की थी वो जब नहा रहे थे, जब उन्होंने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे, कुछ भी कपड़े मतलब कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे, तब उनने इसकी खोज की थी बायंसी की।
और जैसे उन्होंने खोज की थी तो वो बिना ये भूल गए भैया, इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हैं और सीधे बाथरूम से भागते हुए राजा के पास गए। उन्होंने बोला कि मैंने यूरेका मैंने खोज लिया है बायंसी के बारे में, है ना। क्योंकि राजा ने उनको क्या दिया हुआ था, एक टास्क दिया हुआ था कि उनको जो मुकुट मिला है, जो उनको क्राउन मिला हुआ है, वो सोने का है कि नहीं ये पता करना था। तो जैसे ही नहाने के लिए बाथ टब में गए, पानी बाथ टब से बाहर आ गया, तो रईस आदमी थे, ऐसे थोड़ी ना बड़े आदमी थे भाई, तो पानी बाथ टब से बाहर आ गया तो उनका दिमाग चला गया, अच्छा, मेरी बॉडी पानी के अंदर गई और पानी बाहर गिर गया। तब उनने ये बोला कि भाई जो मुझे हल्का फील हो रहा है ना जब मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, एसआर गमनीस भाई साहब ने बोला कि जब मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे हल्का फील हो रहा है, और ये भी हो रहा है कि कुछ पानी टब से बाहर गिर जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि जितनी बॉडी मेरे पानी के अंदर जा रही है उतना ही वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर क्या होगा, बायंड फोर्स लगने वाला है मुझ पे। देखो, एनी बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, गैस और लिक्विड at rest is acted upon by an upward or buoyant force, the magnitude of which is equal to the weight of the liquid या fluid displaced by the body। ठीक है, ओके। मान लीजिए बॉडी है ना, बॉडी आपने क्या कर दी भैया, लिक्विड में या फ्लूइड में सबमर्ज या पार्शियली सबमर्ज कर दी, ठीक है ना। तो यहां पर बोला जाता है कि उस पर लगेगा एक अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा रो एफ वी एफ जी के बराबर, जो होगा रो एफ वी एफ जी के बराबर, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं बायंड फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायंड फोर्स, BUOYANT, बायंड फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायंड फोर्स। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ये बायंड फोर्स हमेशा फ्लूइड लगाता है, बायंड फोर्स हमेशा कौन लगाएगा, फ्लूइड ही लगाएगा, याद रखना, हमेशा फ्लूइड लगाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी बॉडी को पानी के अंदर डालूं, किसी भी बॉडी को अगर पानी के अंदर डालूं या किसी भी फ्लूइड के अंदर डालूं, मैं बार बार पानी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में पानी की ही बात करते हैं। तो अगर बॉडी को मैं पानी में डाल रहा हूं तो यहां से कुछ ना कुछ पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। देखो साइड से क्यों ऊपर आ गया, क्योंकि भाई जब ये बॉडी जाएगी पानी के अंदर तो उसको जगह चाहिए ना अंदर जाने के लिए, तो वो जगह क्या करती है, बनाती है अपने लिए और वहां से पानी को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये जो पानी, ये जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड किसके बराबर होता है, जितना पार्ट बॉडी का या जितना वॉल्यूम बॉडी का किसके अंदर सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर आप ध्यान से देखो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बनता है, मास बनता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बनता है, मास बन सकता है। तो हम बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो अपथ्रस्ट फोर्स जितना भी बॉडी पर लग रहा है ये उस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। अरे भाई मान लो मैंने क्या किया, यहां इस बॉडी को डाला पानी के अंदर और यहां से एक छेद कर दिया, ठीक है ना, साइड से एक छेद कर दिया। जैसे ही मैंने उसको डाला पानी के अंदर, पानी ऊपर उठा और उस छेद से बाहर आ गया। उस छेद से जितना पानी बाहर आया मैंने उसका वजन ले लिया। तो मैं बोलूंगा भैया कि इस ब्लॉक पर पता है आपको कितना अपना बायंड फोर्स लग रहा होगा, जितना इस डोंगे में पानी है, जितना इस बर्तन में पानी है। समझे कि नहीं समझे? यही किया था आर्किमिडीज भाई साहब ने। क्या किया था भाई, उनको राजा ने बोला था कि भाई ये सुनो, ये जो मेरा मुकुट है ये सोने का है नहीं, ये चेक करो। तो उन्होंने जब इस चीज की खोज की थी तो उन्होंने बोला कि सुनो, अगर ये मुकुट सोने का है, पहले तो वजन नापा, बोले इसका वजन 2 किलो है। 2 किलो तो ज्यादा हो जाए, 1 किलो है, चलो मान लिया इस क्राउन का वजन 1 किलो है। तो मैं 1 किलो क्या लेकर आता हूँ, सोना लेकर आता हूँ। उस 1 किलो सोने को मैंने पानी में डाला। जैसे ही पानी में डाला, पानी बाहर आया, उस पानी को उन्होंने क्या किया, बर्तन से निकालकर नाप लिया इसका वजन कितना है। फिर उन्होंने क्या किया, 1 किलो मुकुट जो था उस मुकुट को डाला। वो जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है, अगर उसका वजन सोने ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उसके बराबर आ गया तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये क्राउन असली होगा। और अगर नहीं आया तो क्राउन नकली है, फिर वो असली सोने का नहीं है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस बॉडी को अंदर डालेंगे, पानी ऊपर आएगा, यहाँ से आप छेद करोगे, पानी बाहर निकाल लोगे एक बर्तन में, उस बर्तन के पानी को आप ले जाओगे और नापोगे कि उसका वजन कितना है। आप बोलोगे भैया जितना वजन इस पानी का है उतना ही इस पर क्या लगा होगा, बायंड फोर्स लगा होगा, बस खत्म बात। अच्छा एक चीज और, ये जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है ये किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो है ये किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड,
जितना पार्ट बॉडी का क्या होगा, सबमर्ज होगा, उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, FU इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जितना बॉडी का पार्ट क्या है भाई अंदर सबमर्ज। जैसे आप देखोगे तो इतना वॉल्यूम इस बॉडी का सबमर्ज्ड है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलो वेरी गुड। तो बायन फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स के बराबर ही होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एपरेंट वेट। अभी एपरेंट वेट के केसेस आते हैं, आपको फॉर्मूला लगा के सिर्फ और सिर्फ बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला लगाना होता है, आंसर लगाना निकालना होता है। एपरेंट वेट क्या होता है कि आपका एयर में वेट क्या था, मान लो आपका वेट एयर में कुछ है, अब मैं आपको पानी के अंदर डाल दूं, या मैंने बोला एक पत्थर, सुनो एक पत्थर लो, पत्थर को स्प्रिंग बैलेंस में लटका दो, स्प्रिंग बैलेंस में लटकाया, मैंने कहा 10 किलो का पत्थर है, उसी स्प्रिंग बैलेंस को लेकर मैं पानी में गया, पानी में डुबा दिया पत्थर को, तो देखा मैं कह रहा है ये तो 8 किलो का दिखा रहा है 10 किलो का पत्थर, तो 2 किलो का जो आया है, 2 किलो का वजन कितना बनेगा 2 इंटू जी यानी कि 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स बन जाएगा। तो एपरेंट वेट कैसे निकलता है, जो वेट आपका एयर में है माइनस अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि बायंट फोर्स, इसी को हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या बायंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स, BUOYANT, बायंट फोर्स, ठीक है। ओके सर, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है एपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी लिखा होता है बुक्स में, यहाँ पर ρS लिखा होता है, वो बताता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आपको डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालने को बोल दे या सॉलिड निकालने को बोल दे तो एयर का वेट अपॉन एयर का वेट माइनस एपरेंट वेट इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बस खत्म, ठीक है। इससे आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, उड़ जाएंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। अब भाई ये कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या होती है, फ्लोटेशन होता क्या है, कुल मिलाकर तैरना, फ्लोटेशन होता क्या है, तैरना, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा हो जाए, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि जो बॉडी है वो ज़्यादा डेंस है तो वो डूब जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी की, अगर वो कम हो जाएगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो यहाँ पर क्या करेगी भाई, आपकी बॉडी हल्की है तो फ्लोट करने लग जाएगी, क्या करने लग जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी। और तीसरी बात यह है कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर हो गई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, फिर क्या होगा, फिर भी लिमिटिंग फ्लोटेशन होगा, क्या होगा, एकदम लिमिटिंग फ्लोटेशन होगा, नेक टू नेक। जैसे जैसे मान लीजिए अगर ये पानी है, जैसे मान लीजिए पानी है, तो इस पानी में जो ब्लॉक है ये कैसे तैरेगा, इस कंडीशन में जब आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ सॉलिड फ्लूइड के बराबर हो जाए तो कैसे तैरेगा, ऐसे तैरेगा, ऐसे तैरेगा, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे फ्लोट करता रहेगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ ऐसा होगा, देखो इस केस में कुछ यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब ये ऐसा तैरता रहेगा, कुछ पार्ट इसका पानी के बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द कंडीशन, क्लियर। अब बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। फ्लोटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी बॉडी तैर रही है उस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है, नेट फोर्स कितना हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब कुल मिलाकर इतना है कि भाई जो बॉडी है, बॉडी पे नीचे की तरफ लगेगा उसका वेट, ऊपर की तरफ लगेगा क्या, अपथ्रस्ट फोर्स, ये लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। तो इसका मतलब ये है कि अपथ्रस्ट फोर्स फ्लोटेशन की कंडीशन में वेट के बराबर हो जाएगा। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी, बस खत्म। ये कंडीशन हो जाती है आपकी लॉ ऑफ फ्लोटेशन में। अब आपसे जो भी अननोन बोलेगा आप निकाल सकते हो, इससे टेंशन वाली बात है ही नहीं। पक्का? हाँ सर पक्का। एक बात याद रखना, इन क्वेश्चंस में जब सिलेंडर आएंगे, जब सिलेंडर वगैरह आएंगे ना, क्यूब सिलेंडर वगैरह आएंगे, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, तो वो पूछेगा कि कितना पार्ट इनका सबमर्ज्ड है, ये फ्लोट कर रहे हैं तो बताओ पानी के अंदर कितना पार्ट सबमर्ज्ड होगा, ऐसा पूछेगा। तो इनके केस में, किसके, सिलेंडर के केस में याद रखना, क्यूब के केस में याद रखना कि वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट। ये बेस एरिया है और पता चला इतना पार्ट पानी के अंदर है तो आप इससे वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड।
ठीक है ना। सिमिलरली क्यूब में भी ऐसा ही होगा। वॉल्यूम याद रखना एरिया इंटू एच या एरिया इंटू एल होता है। तो यहां से आपसे पूछ लेगा वो बताओ कि कितनी लेंथ सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, तो आप एरिया इंटू एल लिखकर या एरिया इंटू एच लिखकर ए काट देना, आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है हमें कि जो मास एंटर करेगा वही मास एग्जिट करेगा। मास फ्लो रेट एंटरिंग इज मास फ्लो इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एग्जिटिंग। जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास क्या करेगा? एग्जिट करेगा। कुछ बीच में कुछ भी स्टोरेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, यही हमारी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। अच्छा, इसको आप थोड़ा अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो कि A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, किसके लिए है ये? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। पक्का? हाँ सर, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है भाई? ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? डायमेंशनलेस नंबर होता है। क्या होता है? डायमेंशनलेस नंबर। मोटा पेन क्यों चलता है बेटा? पतला करो इसको। हाई, डायमेंशनलेस नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, लेस नंबर। Okay, Reynolds number is the ratio of inertial force per unit area to the viscous force per unit area for a fluid। तो रेनॉल्ड नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मैं तो आर ई से बताता हूँ, कई लोग इसको एनआर भी लिखते हैं। तो आर ई इज नथिंग बट रो वी डी बाय म्यू। अभी म्यू क्या है? ये है विस्कोसिटी। ये क्या है? विस्कोसिटी। यहाँ पर डेंसिटी बताएगा रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड V is the velocity of the fluid, V is the velocity of the fluid, velocity of fluid, and D is the diameter of pipe, या जिसमें भी वो यहाँ पर बेसिकली आता है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। यहाँ पर LC लिखा रहता है अच्छी बुक्स में, LC मतलब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि पाइप है। तो पाइप है इसलिए हमने क्या ले लिया है? डायामीटर ले लिया है, डाया ऑफ पाइप, डायामीटर ऑफ पाइप। और म्यू क्या है? विस्कोसिटी। क्या है भाई ये? विस्कोसिटी। आई मेरी बात समझ में? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। क्लियर है? ओके, तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया है ना। तो अब रेनॉल्ड नंबर की डिफरेंट वैल्यूज होती है भाई हर केस में। प्लेट के लिए अलग होती है, पाइप के लिए अलग होती है। लेमिनार फ्लो अगर प्लेट में हो रहा होगा, लेमिनार फ्लो अगर पाइप में हो रहा होगा, टर्बुलेंट फ्लो अगर पाइप में हो रहा होगा, टर्बुलेंट फ्लो अगर प्लेट में हो रहा होगा, सबके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यूज क्या है? डिसाइडेड है कि भैया इस नंबर के नीचे होगा तो लेमिनार फ्लो, इस नंबर के ऊपर होगा तो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है ना। और बीच में ट्रांजिशन भी होता है जहां पर लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? चेंज होता है। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। अब आ गया बर्नौलीज थ्योरम। कुछ भी नहीं है। बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है कि 3 टाइप की एनर्जी जो है, बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फॉर अ स्टेडी फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो बता रहा है आपको कि असम्पशन क्या क्या है। फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, बट हम यहां पर वाटर कंसिडर करते हैं, वाटर विस्कस होता है, बट कंडीशन हमारी आइडियल है कि विस्कस क्या हमारा फ्लूइड क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है। थ्रू अ ट्यूब और पाइप, द टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम or per unit mass remains constant at all points of flow provided that there is no source or sink of the fluid along the flow। सिंपल सी बात है। अच्छा, ओके, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन देखना है और उस रिलेशन को याद रखना है। क्या? कि भाई P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G प्लस रो G Z1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस होगा भाई, है ना, प्लस रो G Z2। अब ये Z2 क्या है? Z1 Z2 क्या है? देखो, इसको इनने H1 लिया है, मैं इसको Z1 बोल देता हूँ। ये H2 बोला है इनने, इसको मैं Z2 बोल देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। बस यही है आपका बर्नौलीज थ्योरम, बस और कुछ नहीं है। यही आपका बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है ना। ये जो बर्नौलीज थ्योरम आपने लिखा है ये पर यूनिट वॉल्यूम है। ये सारी चीजें क्या है? ये पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है ना। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
ये आपकी ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका क्या है भाई क्या बोलते हैं हमने, हाँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट वाली एनर्जी, ठीक है ना। ये सब किस में दिया हुआ है आपको, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना। और एक और केस होता है, आप देख लीजिए, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि P1 बाय रो जी, P1 बाय रो जी P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, P1 V1 स्क्वायर बाय 2G, V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस 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 Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ये है भाई हेड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हेड के फॉर्म में। दिस इज पर यूनिट, ये है हेड फॉर्म, क्या है, एनर्जी इन हेड फॉर्म। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, इस तरीके से भी आप देख सकते हो, दोनों ही तरीके क्या है एकदम सही है। इसमें क्या होगा भाई, आपको तीन यहाँ पर जो वैल्यूज है उसमें से एक अननोन वैल्यू दी जाएगी, वो अननोन वैल्यू आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत बेसिक बन जाएंगे आपको क्वेश्चन, इतने टफ नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये इफ्लक्स क्या होता है भाई, जब आप किसी कंटेनर में छोटा सा, बहुत छोटा सा छेद कर दो तो वहां पर भैया जिस वेलोसिटी से पानी या लिक्विड निकलता है उसको आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। टॉरिसेलीज लॉ यानी टॉरिसेली ने प्रोवाइड किया था। इफ अ लिक्विड इज फिल्ड इन अ वेसल अप टू अ हाइट कैपिटल H, कैपिटल H तक क्या है, हमने वेसल में पानी भरा है या कोई भी क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, एंड अ स्मॉल ओरिफिस O इज मेड एट हाइट H, इस स्मॉल हाइट H तक, इस स्मॉल हाइट H पे आपने क्या किया है, एक ओरिफिस बना दिया है। फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम इट कैन बी शोन दैट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स V ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज V, या V क्या है भाई, यहां से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी V, ठीक। अच्छा, यहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो शायद डायग्राम के हिसाब से सही नहीं है, हम सही फॉर्मूला इस डायग्राम के हिसाब से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √2G और कितने हाइट तक बना हुआ है, भरा हुआ है पानी, इस यहां से निकलने वाला है पानी, इसके ऊपर कितनी हाइट तक पानी भरा है, स्मॉल h हाइट तक भरा हुआ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2GH, √2GH, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लोइंग फ्लूइड डिस्क्राइब्स अ पैराबोलिक पाथ, कैसा पाथ बनाता है भाई, ये एक पैराबोलिक पाथ बनाता है, ठीक है। हिट्स द बेस लेवल एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज कितनी होगी, तो ये रेंज का फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √H स्मॉल h कैपिटल H माइनस H, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h कैपिटल H माइनस H, ठीक है, वेरी गुड। इसको भी आप डाल दीजिए डब्बे में। आगे, द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू h/2, यानी कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब आप अपने ओरिफिस को कहां रख दोगे, एकदम सेंटर पे ले आओगे। अगर ये सेंटर पर है, पानी जहां से भरा हुआ है उसकी बात हो रही है, वेसल की हाइट की बात नहीं हो रही है, पानी जहां तक भरा हुआ है उसके सेंटर पर अगर आप ले आते हो तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। पक्का 100%, हाँ सर 100%। चलो वेरी गुड, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। ये एक टैंक है जिसका एरिया A है, नीचे एक होल किया गया है जिसका एरिया स्मॉल a है, और पानी भरा हुआ है स्मॉल h हाइट तक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज नथिंग बट कैपिटल A अपॉन स्मॉल a √2 टाइम्स ऑफ h/g। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। कितना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एक चीज होती है डिस्चार्ज, एक चीज होती है डिस्चार्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। ये होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, याद रखिएगा। डिस्चार्ज जो होता है वो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, और डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलिए डरिएगा मत, कल के दिन आपसे कोई पूछ ले कि डिस्चार्ज बताओ, तो डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। और एक चीज होती है m डॉट, m डॉट इज नथिंग बट मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, मास के फ्लो होने का रेट, यानी कि m डॉट की जो यूनिट होती है वो होती है kg पर सेकेंड। क्या होती है ये, kg पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और, m डॉट जो होता है वो बराबर होता है डेंसिटी इंटू क्यू के। किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू क्यू के। चेक कर लीजिए, डेंसिटी इज नथिंग बट kg अपॉन मीटर क्यूब,
Q इज नथिंग बट मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, m डॉट कितना आ गया, kg पर सेकंड आ गया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इन क्लोज्ड कंटेनर। ये फॉर्मूला एज इट इज आप याद कर लेंगे, अभी हमारे पास डेरिवेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को सीधा सीधा याद कर लेते हैं, जिसमें P क्या है, यहाँ का प्रेशर है, P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड प्लस 2gh, h आपको दिख रहा है, g आपको पता है, 2 आपको पता है, सब कुछ आपको तो पता है भाई। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो सीधे सीधे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं फ्लक्स की। चलिए आगे नेक्स्ट, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है यार? विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप देखोगे हर जगह फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सॉलिड्स में हम देखते हैं हर जगह फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वैसे ही लिक्विड्स और फ्लूइड्स में क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। ठीक है ना? एक्चुअल में ये भी क्या है, फ्रिक्शन ही है। पक्की बात है? हाँ सर। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कोसिटी इज नथिंग बट इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लूइड मोशन। जब फ्लूइड मोशन करता है तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्या करती है, स्लाइड करती है। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्या करती है भाई, स्लाइड करती है ना? तो क्या होता है भाई, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स आता है, उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके। इट अकर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। मैंने आपको बताया जब लिक्विड बहता है तो उनकी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स इन फ्लूइड्स कॉल्ड विस्कस फोर्स। जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और अगर फ्लूइड का किसी सरफेस के साथ फ्रिक्शन होगा, जब किसी फ्लूइड को हम किसी सरफेस पर बहा देंगे, किसी फ्लूइड को हम जब किसी सरफेस पे बहा देंगे, तो जब उनके बीच में, सरफेस और फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ड्रैग, DRAG, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ओके, तो जो विस्कस फोर्स होता है F ये डिपेंड करता है किस पे? इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, वो है भैया म्यू इंटू du/dy इंटू ए। आई बात समझ में? अरे भाई किस पे डिपेंड करता है? देखो ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, और ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, इसको आप विस्कोसिटी बोलते हो। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, जब भी यहां पर फ्लूइड की लेयर के बीच में आपको विस्कस फोर्स निकालने को बोला जाएगा, आप इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हो। पक्का 100%? हाँ सर। तो दिस इज द विस्कोसिटी, दिस इज द विस्कोसिटी, दिस इज विस्कोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड दिस इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। अच्छा, है जो विस्कोसिटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है पास्कल सेकेंड। क्या होती है इसकी यूनिट? पास्कल सेकेंड। ml-1 t-1 इसका क्या होता है? डायमेंशन होता है। ml-1 t-1 इसका डायमेंशन होता है। चलिए वेरी गुड, बहुत कुछ जान लिया हमने। इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स भाई साहब क्या बोलते हैं? स्टोक्स प्रूव दैट फॉर अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, पहले ही बोल दिया है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए, ऑफ रेडियस r मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, बोल दिया है स्पीड भी कैसी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसको भी क्या बोला गया है? टर्मिनल वेलोसिटी। थ्रू अ फ्लूइड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब ये ईटा बोलते हैं, मैं बोलता हूं म्यू। हाँ, ईटा बोलता है, मैं बोलता हूं म्यू। चलो अच्छा छोड़ो, म्यू हमने वहां बोल दिया, यहां समझ लो। ठीक है ना? एक बात है, बोल रहा है थ्रू अ फ्लूइड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अगर मैं यहां पर म्यू बोल दूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सब दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा, तो कर दीजिएगा सर अपने हिसाब से। द विस्कस फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू 6 पाई म्यू आर V। ये हो गया फॉर्मूला, 6 पाई म्यू आर वी, 6 पाई म्यू आर वी। दिस इज दी स्टोक्स लॉ। ओके, अब जिस टर्मिनल वेलोसिटी की बात हुई है उस टर्मिनल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है। वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन म्यू, अपॉन म्यू, अपॉन म्यू। क्या कर देता हूं? अपॉन म्यू कर देता हूं। क्या कर देता हूं? अपॉन म्यू कर देता हूं। दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, जिसमें r क्या है? रेडियस ऑफ द फॉलिंग बॉडी, रेडियस ऑफ द फॉलिंग बॉडी। और ये बॉडी कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द फॉलिंग बॉडी। अच्छा, ये जो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है ये सॉलिड होता है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ द बॉडी भी इसको लिखते हैं, डिवाइड बाय रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। समझे कि नहीं समझे? या तो आप इसको इस तरीके से याद कर लो या इस तरीके से याद कर लो कि Vt इज इक्वल टू 2/9 r² अंदर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ
फ्लूइड, ऐसा कर लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी अपॉन म्यू, अपॉन म्यू। आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, जिसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है या डेंसिटी ऑफ सॉलिड है माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है, चकाचक क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। आ गया है सरफेस टेंशन। क्या होता है ये सरफेस टेंशन? इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड टेंड्स टू हैव द लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप मिनिमम सरफेस एरिया की तरफ जाते हो तो आप मिनिमम सरफेस एनर्जी की तरफ जाते हो, और मिनिमम सरफेस एनर्जी की तरफ जाते हो मतलब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो। आप नहीं ये अपनी बबल या अपने ड्रॉप, मैं आप करके इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि अच्छा हाँ ये बात हो रही है, आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि जो बबल है या ये जो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, ये स्फेरिकल ही क्यों होती है? क्योंकि स्फेरिकल ही मिनिमम सरफेस एरिया होता है। अच्छा, तो मिनिमम सरफेस एरिया की तरफ ही क्यों भागती है? इसलिए भागती है कि मिनिमम सरफेस एरिया मतलब मिनिमम सरफेस एनर्जी, मिनिमम सरफेस एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबको चाहिए होती है, वैसे लिक्विड ड्रॉप को भी क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इसलिए वो कोशिश करती है मिनिमम सरफेस एरिया मैनेज करने की। ओके चलिए, वेरी गुड। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट, सरफेस टेंशन को मैं, इसने एस बोला है, मैं सिग्मा बोलता हूं। सिग्मा इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिग्मा इज नथिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, यानी इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर। क्या हो गई इसकी यूनिट? न्यूटन पर मीटर। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है ऐसा खास इसमें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स कितना है तो आप सीधे सीधे निकाल लोगे सिग्मा इंटू एल करके, तो न्यूटन में आपका फोर्स आ जाएगा। क्लियर? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थिन लिक्विड फिल्म की बात होगी, आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर थिन लिक्विड फिल्म वो बार बार बोलेगा। क्या बोलेगा? थिन लिक्विड फिल्म, कुछ ऐसा, थिन लिक्विड फिल्म कुछ ऐसा। अच्छा, तो ये क्या है भाई? आपकी लिक्विड फिल्म है ना। एक बात याद रखना कि जब भी लिक्विड फिल्म की बात करेगा तो आप दो सरफेस लोगे। क्या लोगे आप? दो सरफेस लोगे या आप दो लेयर लोगे, है ना। क्या लोगे आप? दो सरफेस लोगे, मतलब एक आगे वाला सरफेस है और इसके जस्ट पीछे वाला सरफेस है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर एकदम क्लियर। पक्का 100%? जी सर 100%। तो अगर इस लिक्विड फिल्म को हम खींचना चाहते हैं, ऐसे कुछ खींचना चाहते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, इक्विलिब्रियम में अगर मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कभी कभी निकालने को बोलता है इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू, एक क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें एक मास लटका दिया हो, उसका वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना। तो आप क्या करते हो? इक्विलिब्रियम मान के एफ एक्सटर्नल को अंदर लगने वाले फोर्स से क्या कर देते हो? इक्वेट कर देते हो। वो फोर्स कौन सा है? वो सरफेस टेंशन का फोर्स है। किसका फोर्स है? सरफेस टेंशन का फोर्स है, सिग्मा इंटू एल। लेकिन कितने सरफेस है? दो सरफेस है, तो एक पीछे साइड भी लगेगा, तो मैं दूसरे कलर से उसको बना दे रहा हूँ, दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, पीछे साइड लगेगा, वो क्या होगा? वो भी होगा सिग्मा इंटू एल। क्लियर है? तो आप यहां क्या बोलोगे कि जो आपका एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल है, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू एल के बराबर। ट्वाइस इंटू सिग्मा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो। चलो नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी। यार कोई भी सरफेस अगर बना रहे हैं आप, ये आप सरफेस बनाया, आपने ये सरफेस बनाया, मान लीजिए मैंने इसको खींचा, है ना, और खींच के इस फिल्म को बड़ा कर दिया, तो अगर मैंने फिल्म को बड़ा किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने सरफेस एनर्जी दी है, बड़ा सरफेस हो गया है। ये जो फिल्म थी ये बड़ी हो जाएगी तो बड़ा सरफेस हो जाएगा, बड़ा सरफेस हो जाएगा मतलब बड़ी सरफेस एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, सरफेस एनर्जी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आप क्या करते हो, अपने सरफेस टेंशन को, सरफेस एनर्जी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सरफेस एनर्जी, जितना आप वर्क कर रहे हो, आपने फिल्म को खींचने के लिए जितना वर्क किया वही उसकी सरफेस एनर्जी बन जाएगी। वही किसके बराबर होगी? जितना आपने वर्क परफॉर्म किया है, वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है, वर्क डन के बराबर होगी, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया। मैं सरफेस टेंशन को सिग्मा बोल रहा हूँ, है ना भाई। लोग एस बोलते हैं, मैं उसको क्या बोलता हूँ? सिग्मा बोलता हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से, ठीक है ना। तो सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है। वर्क डन इन ग्रोइंग अ लिक्विड ड्रॉप। अब मान लो लिक्विड ड्रॉप आपको बनानी है तो उसके लिए कितनी सरफेस, कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर आपको इतनी सरफेस एनर्जी बनानी है तो कितना वर्क करना पड़ेगा जो सरफेस एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा किसमें? उस लिक्विड ड्रॉप में। तो सिग्मा इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर
माइनस R1 का स्क्वायर। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। सोप बबल, अच्छा यहां पर बात हुई है कि इसकी लिक्विड ड्रॉप की, तो उसमें होता है सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस है, याद रखिएगा, ओनली एक फ्री सरफेस होता है आपकी लिक्विड ड्रॉप में। लेकिन अगर आप सोप बबल की बात करोगे तो वहां दो सरफेस आप कंसिडर करते हो, तो इसलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और आंसर क्या जाता है, वर्क डन इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब एक्सेस प्रेशर ओवर लिक्विड फिल्म, सिंपल सी बात है, अगर लिक्विड फिल्म की बात करेंगे एक्सेस प्रेशर यानी डेल्टा पी की अगर हम बात करेंगे किसके लिए, ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप के लिए, है ना, तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय आर, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय आर। इसको आप क्या लिखते हो, पी आउटर माइनस पी इनर, ठीक है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो अंदर होता है ना, ड्रॉप के अंदर वाला प्रेशर जो होता है वो दो चीजों को बैलेंस करता है, एक तो बाहर से लगने वाला प्रेशर और एक सरफेस टेंशन वाला प्रेशर, ठीक है। आई बात समझ में? आप ऐसे याद रख लो इसको, इससे बेटर है ऐसे याद रख लो, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर, बस खत्म बात। 2 सिग्मा बाय आर, ठीक है। ये किसके लिए है, ड्रॉप के लिए है। अगर हम बात करें सोप बबल के लिए, किसके लिए बात करें, सोप बबल के लिए बात करें, तो सोप बबल के लिए डेल्टा पी की एक्सेस प्रेशर क्या होता है, 4 सिग्मा बाय आर, ठीक है। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर, पक्का 100%? जी सर 100%। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखोगे, आपके सारे क्वेश्चंस आपको बनते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ गिवन लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपके पास लिक्विड सरफेस ऐसा, ठीक है ना, तो आप एक टेंजेंट डालेंगे उसमें सॉलिड पर, जहां पर इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर आप एक टेंजेंट डालेंगे सॉलिड पर, एक डालेंगे किस पे, लिक्विड पे, ठीक है ना। ये जो एंगल होगा ये आपका क्या एंगल कहला जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह जाएगा, कहला जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहला जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। फॉर अ लिक्विड हैविंग कॉन्केव मेनिस्कस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज थीटा लेस देन 90। देखो आप याद रखना, जब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 जाने लग जाएगा तो कैसा लिक्विड कहलाता है, वेटिंग लिक्विड कहलाता है। कैसा लिक्विड कहलाता है, वेटिंग लिक्विड कहलाता है। वेटिंग लिक्विड, वेटिंग लिक्विड यानी कि इसमें जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो अधेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो जाती है तो हम बोलते हैं कि इट इज़ अ नॉन वेटिंग फ्लूइड, इट इज़ नॉन वेटिंग। उल्टा बोल दिया मैंने क्या, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सर, आप लगता है नींद में है, आप लगता है नींद में है। देखो भाई, जब थीटा अरे रे 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 जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि जो कि होता है वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन में, किसमें, वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन में थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इट इज़ अ वेटिंग लिक्विड। आई बात समझ में? हाँ सर अब सही कहा आपने, इट इज़ अ वेटिंग लिक्विड। और अगर आपका थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो ये होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। क्या? नॉन वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड। जैसे मरकरी ग्लास कॉम्बिनेशन में अगर आप देखोगे तो एंगल कितना आता है, 130-140 के समथिंग आता है ना। जैसे अगर आप बात करोगे H2O ग्लास कॉम्बिनेशन की, H2O ग्लास कॉम्बिनेशन की, उसमें H2O क्या करता है, ग्लास को वेट कर देता है। वैसे अगर आप बात करोगे थीटा ऑलमोस्ट होता है 140 डिग्री, ऑलमोस्ट 140 डिग्री होता है जब मरकरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, तो इसको वेट नहीं करता है। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। यही एक कारण है कि जब हम अपना बैरोमीटर बनाते हैं या थर्मोमीटर बनाते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, मरकरी का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि पानी क्या करता है, सरफेस को वेट कर देता है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। मैं ये बोल रहा था कि जो वेटिंग लिक्विड होते हैं उसमें अधेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, और जो नॉन वेटिंग लिक्विड होते हैं उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अधेसिव फोर्सेस, ठीक है। वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ओके। अच्छा, विस्कोसिटी के बारे में आप क्या कहोगे? लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है? जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कम होने लग जाती है, और हमारी क्या बोलते हैं जो गैसेस होती हैं उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इसमें रैंडम मोशन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बढ़ने लगते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ने लग जाती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी राइज और कैपिलरिटी आ गया, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम देखेंगे।
कैपिलरिटी राइज भी होता है, डिप भी होता है भाई, है ना, डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वेटिंग नॉन वेटिंग लिक्विड पे। ठीक है, तो कैपिलरिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला आपके सामने है, H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, रो जी स्मॉल आर, रो जी स्मॉल आर। ठीक है ना, ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब है, रेडियस ऑफ ट्यूब है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। अच्छा, आर जो होता है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, वो होता है क्या, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। किसके बराबर होता है, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा के। कॉस थीटा आप नीचे लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा अपॉन रो जी कैपिटल आर। दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना कैपिलरिटी राइज हुआ है या डिप हुआ है। थीटा की वैल्यू आपको वैसे भी क्वेश्चन में क्या रहेगी, गिवन रहेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पक्का 100%? जी सर 100%। चलिए भाई, तो इसी के साथ हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। इसमें एक चीज और मुझसे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, वो बात मैं आपको और बता देता हूं। जैसे एक चीज है छोटी सी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये जो चेंज इन प्रेशर आप बता रहे हो सर, ये जो चेंज इन प्रेशर है, ये एक्चुअल में चेंज किसके किसके बीच में, मतलब ऐसा क्या चेंज आ गया एक प्रेशर में कि भाई सोप बबल बन गई या लिक्विड ड्रॉप बन गई, या लिक्विड ड्रॉप बनाना है अगर या सोप बबल बनाना है तो आपको प्रेशर में कितना एक्सेस चाहिए, ये एक्सेस है किसके बीच में। अच्छा, तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरनल प्रेशर होता है, जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या करता है, वो बाहर के प्रेशर को भी संभालता है, प्लस साथ ही साथ किसको संभालता है, सरफेस टेंशन के प्रेशर को भी संभालता है। ठीक है ना, तो इससे निकलता है चेंज इन प्रेशर, जो क्या आता है, पी आई माइनस पी नॉट आता है। क्या आता है, पी आई माइनस पी नॉट आता है। तो ये चीज़ है भाई, चेंज इन प्रेशर दिस इज द एक्सेस प्रेशर। यहाँ पर भी वही चीज़ है और यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा यह बात आपको बता दी जाए। चलिए आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारी आंखों के सामने, द टू थाई बोन्स। ये तो क्वेश्चन हमारे शायद डीसी पांडे साहब का है ना। क्वेश्चन तो हमने नॉर्मल लेक्चर्स में भी किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ मास। अच्छा, प्रेशर निकालना है आपको। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स किसके कारण बनेगा, अपने वेट के कारण बनेगा। ठीक है, तो ये mg हो जाएगा डिवाइड बाय, दो थाई बोन्स है ना, दो थाई बोन्स है, डिवाइड बाय 2 कर दिया इनटू एरिया कर दिया। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रेशर इज नथिंग बट मास 70 kg। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, ट्वाइस ऑफ एरिया कितना हुआ, एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, द टू थाई बोन्स बोला है ना, और उसको बोला ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने 2 कर लिया भाई, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि एक पे कितना आ रहा है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दूं 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 70 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 दूनी 30 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 10 टू द पावर 5 हो गया, ये 0 से 0 कट गया। 7/3 इंटू 10 टू पावर 5, 7/3, 3 2 6, 2.33 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two liquids of densities 2 rho and rho having their volumes in the ratio 3:2 are mixed together. Density of the mixture will be. आपको लिक्विड दी है, दोनों की डेंसिटी दी गई है, ρ1 दिया है आपको, ρ2 दिया हुआ है, और वॉल्यूम का रेशो दिया है V1 V2। तो मैं मान लेता हूं कि भाई जो V1 है वो 3V के बराबर होगा और जो V2 है वो 2V के बराबर होगा। इसका आप रेशो लेकर देखोगे 3:2 ही आने वाला है। हमको डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर पूछा है, तो लो भाई डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज नथिंग बट total mass density into volume, density into volume। कितनी डेंसिटी है, 2 रो इंटू वॉल्यूम कितना है 3V। ठीक है, प्लस डेंसिटी कितनी है रो, वॉल्यूम कितना है 2V डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज 3V प्लस 2V 5V। ठीक है ना, चलो 3 2 6 रो इंटू V प्लस 2 रो इंटू V अपॉन 3 और 2 5 V कट गया, कितना है 6 और 2 8 रो बाय 5 भी तो है सर, वो कौन लिखेगा, 8 रो बाय 5। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इतनी भी जल्दी क्या सर कि 5 को ही भूल गए,
है 4 वेसल्स A, B, C and D have different shape and hold different amount of water, which of the following is correct? इनमें से सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा? सबकी वर्टिकल हाइट सेम है सब में। अब भाई कंटेनर का शेप छोड़ो, ये बताओ वर्टिकल हाइट सब में सेम है? हाँ सर वर्टिकल हाइट सब में सेम है, तो यहाँ पर बेस में सबका प्रेशर क्या है? एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे बराबर होगा, ठीक है ना। तो कहाँ गया बराबर वाला ऑप्शन? PE इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू PG इज इक्वल टू PH। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर हैज डेंसिटी रो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यार ये तो मेरी आंखों के सामने अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा है, तो आंसर एकदम सटीक से आ जाएगा। देखिए इस साइड क्या हो रही है, आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। याद करो हमने पढ़ा है कि ऐसा अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इधर था प्रेशर P1 इस एंड पे और इधर प्रेशर था P2। यहाँ पर आप जाके जब फ्रेम में बैठोगे, फ्रेम में जाकर जैसे ही बैठोगे तो आपको एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। MA लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा, पक्का 100%। तो हमने पढ़ा था कि P2 माइनस P1 इज नथिंग बट रो AL। L क्या था? इस सिलेंडर की लेंथ के बराबर। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन प्रेशर PC माइनस PB, PA माइनस PC तो नहीं है, नहीं है। PC माइनस PD, हाँ PC माइनस PD इज इक्वल टू रो जी L। A इज इक्वल टू G के बराबर है क्या? अच्छा यहाँ एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू G के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A की वैल्यू किसके बराबर हो गई? G के बराबर हो गई, PC माइनस PD, P2 माइनस P1, ठीक है ना। PA माइनस PB का ऑप्शन तो नहीं है, नहीं PA माइनस PB का ऑप्शन नहीं है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टू पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स हैव डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन है। एरिया 1 आप निकालेंगे कैसे? डायमीटर दिया हुआ है π/4, एरिया निकालना है तो मैं सीधे πr² से नहीं निकाल लूँ है। चलो डायमीटर D1 आपको दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक। एंड दूसरा डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन एंड 50 kg वेट इज प्लेस्ड। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, F2 निकालना है आपको, व्हेन 50 kg वॉट। अच्छा ठीक है, F2 हमको निकालना है, क्या होगा? F1 की वैल्यू आपको दे दी गई है 50 kg वेट, 50 kg वेट आपको दे दिया गया है, ठीक है। व्हेन द स्मॉलर पिस्टन मूव्स थ्रू 50 सेंटीमीटर, अच्छा स्मॉलर पिस्टन मतलब H1 दे दिया है आपको कितना? 50 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस अदर पिस्टन, ठीक है। H2 आपको निकालना है कि दूसरा पिस्टन कितना मूव करेगा। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। पहले तो सिंपल F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 लगाऊंगा, इससे मैंने क्या निकाल लूंगा? A2 की वैल्यू निकाल लूंगा। चलिए F1 50 kg वेट, 50 kg वेट डिवाइड बाय एरिया 1 कितना है? एरिया 1 कितना है? π/4 D का स्क्वायर, π/4 D का स्क्वायर, ठीक है। π/4 D का स्क्वायर। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे भाई? छोटू वाला एरिया, π/4 D स्क्वायर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। और इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप मैं इसको सही कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डायमीटर D1 एंड D2 कर दूँ उसको, ये D2 हो जाएगा मेरे ख्याल से और ये D1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो स्मॉलर फोर्स लग रहा है स्मॉलर फोर्स लगा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। लार्जर पिस्टन जब आपका एरिया बढ़ेगा तो वहां फोर्स कम हो जाएगा, है ना। तो जहां पर आपका एरिया कम है, वहां फोर्स ज्यादा लग रहा था, हमने डायग्राम में देखा था। चलिए वेरी गुड, F2 की वैल्यू हमको निकालनी है और A2 आपको दिया हुआ है π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। आप समझे? ठीक है, चलो π/4 से π/4 कट गया। F2 की वैल्यू निकालने वाले हैं हम। F2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 20 का स्क्वायर, 50 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2। ये हो गया 2 धाम 20, ये हो गया 2 धाम 20, ठीक है। 5 1 2 3 कितना आ गया? F2 की वैल्यू 500 न्यूटन केजी वेट, सॉरी कितना केजी वेट? 5000 केजी वेट। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो हमने एक ऑप्शन तो निकाल लिया, दूसरे की बात करते हैं। बाय व्हाट डिस्टेंस द अदर पिस्टन मूव्स आउट। अच्छा, बाय व्हाट डिस्टेंस द अदर पिस्टन मूव्स, इसका हमने कुछ पढ़ा था? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था। एक रिलेशन हमने पढ़ा था और वो रिलेशन था क्या? A1x1 इज इक्वल टू A2x2। याद आया है ना? A2x2, ठीक है। तो एरिया 1 आप कैसे निकालोगे? π/4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू कितना चल रहा है भाई? वो 50 सेंटीमीटर चल रहा है लिखा है, ठीक है। π/4 दूसरा एरिया इंटू 20 का स्क्वायर और वो कितना चल रहा है वो हमें निकालना है x2 से। तो हमने π/4 काटा, 20 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 50
डिवाइड बाय 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू x2। ठीक, ये 0 से ये 0 कटा, ये 2 से कटा, 2 दूनी 4, 1/10 हो गया, तो x2 की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर आ गई, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। अरे हमने क्या किया भाई, ये रिलेशन याद है, a1 x1 इज टू a2 x2, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 50, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू x2, पाई बाय 4 क्या है, 2 दूनी 4 था, 20 का स्क्वायर था, 20 20 लिखा, ऊपर 4 लिखा, ये काट दिया, 2 दूनी 4, ये कट गया, कितना हुआ, 0 से कट गया। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 धाम भी हो सकेगा, 1/10 हो गया, आंसर आ गया है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, एन आयरन क्यूब ऑफ मास 5 kg एंड 10 सेंटीमीटर साइड इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड इन वाटर, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। अच्छा ऐसा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक कंटेनर है, आयरन क्यूब ऑफ मास 5 kg, आयरन क्यूब ऑफ मास 5 kg, आयरन क्यूब ऑफ मास 5 kg, 5 kg। ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, बाय अ थ्रेड इन वाटर, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। अच्छा अब आप बताओ इसमें फोर्सेस क्या क्या लगने वाले हैं। एक तो लगेगा इसका वेट नीचे की तरफ mg, एक लगेगा इस पे ऊपर की तरफ फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स, और एक लगेगी टेंशन। मानते हो कि नहीं मानते? तो हम बोल सकते हैं टेंशन प्लस Fu इज इक्वल्स टू mg। ठीक, क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ठीक है, टेंशन प्लस अप थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, अप थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा, अप थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा, वाटर है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो अब थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इनटू जी। अरे पूरा वॉल्यूम का, क्यूब का वॉल्यूम पूरा सबमर्ज हो गया ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इनटू मास ऑफ क्यूब आपको 5 kg दिया हुआ इनटू 10। ठीक है भाई, तो टेंशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, टेंशन प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, बट ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10⁻³ लिख के इसका क्यूब करना पड़ेगा हमको, नहीं? अरे भाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, नहीं सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हो, -2⁻³ हो जाएगी, कितना हो जाएगा, -2⁻3, -2⁻3। हाँ भैया -2⁻3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा इंटू जी इज इक्वल्स टू 50, तो t इज इक्वल्स टू 50 माइनस, अच्छा उसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6, 10⁻⁻6 है, 10⁻3 है तो 10⁻³ बचेगा, इसको हटा दो, 10⁻³ बचेगा, उसको मैंने हटा दिया, ये 10⁻3 है, 10⁻³ ये पूरा का पूरा चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, बचेगा 10, है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं बच रहा ना, देखो 10 के अलावा और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन। कितनी आ गई वैल्यू, 40 न्यूटन। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ स्टोन ऑफ डेंसिटी दिस इज लाइंग सबमर्ज्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी, अच्छा 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्या a stone of density 3000 kg per meter cube is lying submerged in water of density this, if the mass of the stone in air is 150 kg, mass of the stone in air is 150 kg, calculate the force required to lift the stone। मतलब कोई स्टोन है उसको आपने पानी में डाल दिया है, वो बोल रहा है कि भाई पानी से उसको निकालना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उसका पानी के अंदर वेट होगा, यानी कि एपरेंट वेट, यानी कि एपरेंट वेट। तो आपको एपरेंट वेट निकालना है, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट का एक फॉर्मूला है वेट इन एयर 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर याद आ गया। चलिए वेरी गुड। तो वेट इन एयर आपको बोला हुआ है द मास ऑफ द स्टोन इन एयर इज 150 kg, तो आप इसको वेट के टर्म्स में क्या बोल सकते हो, 150 इंटू 10 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है आपको, 3000। ठीक है ना, ये गया 1/3, 3 माइनस 1 इज 2, 2/3, तो 150 इंटू 10, 150 इंटू 10, 150 इंटू 10 इंटू 2/3, है ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 6 15, 50, 50 दूनी 100, 100 1000 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन। तो इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 50 दूनी 100 इंटू 10 1000 न्यूटन, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही एपरेंट वेट है उस स्टोन का पानी के अंदर। चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
An ice cube of density 900 kg per meter cube is floating in water of density 1000 kg per meter cube, ठीक है। The percentage of volume of ice cube outside the water is, देखो यहाँ पे फ्लोटेशन की कंडीशन है, और आपको पता है कि फ्लोटेशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी 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 रो एफ, समझ रहे हो ना हम क्या करने वाले हैं भैया, जितना आप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है उसको हम वेट के बराबर करने वाले हैं, जितना आप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है उसको हम वेट के बराबर करने वाले हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो अंदर हो पानी की। यही बात समझ में? अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं बात करके, कि यहाँ पर जो आप वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिखोगे वो एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है वो होनी चाहिए जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस हुआ है। आई बात समझ में? अरे हाँ कि ना, हमें क्या पता, हमें तो वही फाइंड आउट करना है ना कि कितना वॉल्यूम यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ होगा। ठीक है, सही बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद हमको समझ में आएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। अच्छा, बॉडी क्या है? आइस है। बॉडी क्या है? आइस है। ठीक है, आइस क्यूब, एन आइस क्यूब ऑफ डेंसिटी, आइस क्यूब की डेंसिटी आपको 900 दी गई है, उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100, है ना। जी से तो ये जी आप पहले काट दो, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अभी पता नहीं है आपको, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपको दी गई है कितनी? 1000, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आप यहां से डिस्प्लेस निकाल सकते हो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। 1 2 1 2 1 1 कट गया, कितना आया? 90। कितना आया? 90। कितना आया? 90। तो अगर हम बोलें कि यार ये जो 90 है, 90% क्या है भैया? अंदर है, 10% बाहर है। कैसे पता चला सर आपको ये? कैसे पता चला आपको ये? अरे भाई यहां से देखो, यहां से देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, ठीक है ना, ऐसे, इसको VF अपॉन VB कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? रो बी अपॉन रो एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रो बी अपॉन रो एफ हो जाएगा। बॉडी की डेंसिटी कितनी दी गई है? बॉडी की डेंसिटी दी गई है 900। आई मेरी बात समझ में? और हमारी फ्लूइड की डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1000। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, 9/10, है ना। इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे इससे, आंसर कितना आ जाएगा? 90%। तो 90% ऑफ द वॉल्यूम क्या है? पानी के अंदर है, 10% बाहर है। वो पूछ रहा है परसेंटेज ऑन वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर, आंसर आ जाएगा 10%। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो इस तरीके से देख लो, या तो उस तरीके से देख लो, या तो इस तरीके से देख लो, या तो उस तरीके से देख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। हमने परसेंटेज निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके 100 से 90% आ गया है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ स्पीड v इज। अच्छा, ये एरिया a है, ये 3a है, ये 0.8a है। क्या करेंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, a1 v1 a2 v2 प्लस में। अच्छा, प्लस में होगा कि नहीं जरा देख लें। देखो ये इनकमिंग है, यहां से इन हो रहा है और यहां से आउट हो रहा है, इधर से भी आउट हो रहा है और इधर से भी आउट हो रहा है। तो ये ऐड होगा और ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। तो हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? हमको यहाँ पर इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा। ये इन है ना, यही आ रहा है, यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो ये दोनों जोड़कर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे, ठीक है। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 प्लस a3 v3। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। a1 है a, वेलोसिटी है उसकी 8 इज इक्वल टू a2 कितना है भाई? 0.8a, 0.8a और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। a3 कितना है? 3a और वेलोसिटी कितनी है? v। a गया 8 इज इक्वल टू 8 6 48, 4.8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ e, ठीक है ना। तो 8 माइनस 4.8 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू v। तो 8 में से 4 जाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही आंसर आने वाला है। आंसर कितना आएगा? 1.1। क्लियर? पक्का? हाँ सर पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चेक कर लेना, इससे समझ में नहीं आ जाएगा आपको। 8.4 कर रहे हो, 8 माइनस 4 कर रहे हो तो 4 ही बचेगी वैल्यू, और उससे भी कम बचेगी। तो मतलब डिवाइड करोगे 3 से तो 1 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। ये बात क्या है भाई? पक्की है। चलो नेक्स्ट, द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 5 मीटर हाई, अ होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द होल इज। एक टैंक है, एक क्या है भाई? एक टैंक है, एक क्या है? टैंक है। टैंक के नीचे होल कर दिया गया है, टैंक के नीचे क्या कर दिया है? होल कर दिया है, ठीक है ना। उसका एरिया दिया हुआ है क्या? हाँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दिया है। स्मॉल a आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और पानी भरा हुआ है 5 मीटर की हाइट तक। पानी भरा हुआ है 5 मीटर की हाइट तक,
क्या पूछ रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज पूछ रहा है आपसे, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्चार्ज पूछ रहा है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी, स्मॉल एरिया इंटू वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, √2gh के बराबर होगी क्या, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, √2gh यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू h की वैल्यू है 5, 5 दूनी 10, 10 दाम 100, तो 100 का रूट लगेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड से पानी आपका नीचे की तरफ निकलता रहेगा। वो पूछ रहा है डिस्चार्ज बताओ, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, शानदार है। नेक्स्ट इज फिगर शो, अच्छा क्वेश्चन है, फिगर शोज 2 होल्स इन अ वाइड टैंक containing a liquid in common. The water streams coming out of these holes strike the ground at the same point. The height of the liquid column in tank is. ये क्वेश्चन भी मैंने अपने लेक्चर में कराया हुआ है, मुझे ऐसा याद सा आ रहा है। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रेंज बोला है क्या, द वाटर स्ट्रीम्स कमिंग आउट ऑफ द स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट, यानी कि रेंज बराबर बोलिए। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी रेंज क्या है, दोनों ही केस में बराबर है। चलो दोनों ही होल्स के लिए रेंज क्या है, बराबर है। तो R1 इज इक्वल टू R2 गिवन है। पहली बात यह है आपकी टोटल हाइट h, यह है टोटल हाइट h, यह है आपका h1 और यह है आपका h2, ठीक है ना। चलिए रेंज 1 की बात करते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स ऑफ √h1 कैपिटल H माइनस h1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ √h2 ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस h2, ठीक है ना। ये 2 से ये 2 कट गया, रूट भी हटा देता हूँ, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट भी हट जाएगा। h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, कैपिटल H की वैल्यू निकालना है -4 इज इक्वल्स टू h2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल H की निकालना है -6, तो ये हो जाएगा 4h माइनस 4 चौको 16, 6h माइनस 6 छंग 36, तो ये हो जाएगा कितना -16, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 6h प्लस 4h, है ना। तो 36 में से 10 गए, 26 में से 6 गए, हाँ 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 हाँ, ये 36 है, 36 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 36 में से 10 गए तो 26, 26 में से 6 गए तो 20 बचा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 20 इज इक्वल टू 6 और 4 10h, तो 0 0 h की वैल्यू कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर। रिजेक्ट क्या कर दिया सर, सर जो का कर दो, कुछ तो गलती कर दो सर। 4h माइनस 4 चौको 16, 6 छंग 36, 6h हो गया, ठीक है। 6h माइनस 4h होगा ना सर, वही मैं सोचो 6h माइनस 4h होगा ना सर। क्या देखो ये हो जाएगा -16 प्लस 36 इज इक्वल टू 6h माइनस 4h, है ना, मैंने प्लस कर दिया था। तो ये कितना हो गया 2h हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 20, h की वैल्यू अब कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर ही था ना, हाँ सब सेंटीमीटर था, तो आंसर 10 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है, चलो 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 बहुत बढ़िया। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, A small hole 2019, a small hole of area cross sectional 2 mm square is present near the bottom of fully filled open tank। अच्छा ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यानी कि आपसे फिर क्यूब पूछा है, मीटर क्यूब पर सेकंड में आपको निकालना होगा। देखिए आंसर आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पर जो क्यू है वो निकलता है a इंटू वी से, इतना तो मुझे समझ में आ गया है, ठीक है ना। अच्छा एरिया आपको दिया हुआ है कितना 2 mm स्क्वायर, एरिया आपको 2 mm स्क्वायर दिया हुआ है, 2 mm का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। वेलोसिटी आप कैसे निकाल लोगे, वेलोसिटी आपको पता है निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले से √2gh, और वो कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू कितनी दी है, बॉटम ऑफ फुल्ली फिल्ड टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, तो 2 दूनी 4 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 4, कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं, चलिए बढ़िया। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है √2 दूनी 4 इंटू 10, चलिए तो √40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है जी सर। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q आ जाएगा एरिया 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √40, ठीक है ना। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻6 इंटू ठीक है √40, 2 दूनी 4, 10 धाम 100, 55 25, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 7 से 3 6 छंग 36, 6 दूनी 12, है ना। तो 12 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे किया,
देखो रूट 40 आप निकालोगे तो 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब वो क्या है 6 पॉइंट समथिंग है। सारे आप वैल्यूज देखो दूर दूर है, 12 के आसपास नहीं है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग है। 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 समथिंग आना चाहिए, तो 12 समथिंग आ गया, आंसर हो गया 12.6 इंटू पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, 12.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. Sphere ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया, हीट क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि पावर जनरेट होगी, जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ही पावर लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, पावर डिसिपेट हो रही है ना, पावर डिसिपेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ हीट, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स इंटू वेलोसिटी। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, F डॉट V। अच्छा, यहां पर जो V है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो बोल चुका है, ठीक है ना। अब क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है तो फोर्स कौन सा लग रहा होगा? याद करो, डिस्कस फोर्स, याद करो याद करो याद करो, फॉर्मूला 6 पाई म्यू आर वी। अब क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी है तो मैं इसको VT लिख देता हूं, और साथ में एक और VT, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 6 पाई म्यू आर VT का स्क्वायर। देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसको मैं बोल सकता हूँ C इंटू आर इंटू VT का स्क्वायर। और आप जानते हो कि VT जो है, वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है, तो VT का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अरे R का स्क्वायर नहीं, अरे रे 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 रे, हमारा जो VT है आप देख सकते हो, अरे कहाँ गया? हाँ, CR/VT स्क्वायर आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया, CR/VT स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो यहां पर आप देखोगे VT जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। R स्क्वायर की पावर R स्क्वायर की पावर 2 लगा दोगे तो R की पावर 4 हो जाएगा, एक साथ में R और है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 5 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, आंसर आ गया R की पावर 5। खत्म, बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था, अरे कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है भाई, सरफेस एंड द लिक्विड के। चलो वेटिंग नॉन वेटिंग फ्लूइड आप उसी से बताते हो ना। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब एंड मर्करी फॉल्स टू अ डेप्थ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर इन द सेम कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब सेम है। If the density of the mercury is 13.6, ठीक है, and the angle of contact is 135 degree, density of water is this, and its angle of contact is this, then the ratio of surface tension of the two liquid is, चलो कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा H1 इज इक्वल टू, सॉरी हाइट H1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा 1 कर देता हूँ, कॉस थीटा 1 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय ρ1 G इंटू R1। ठीक है ना, ये किसके लिए लिखा है मैंने? वाटर के लिए। अब मरकरी के लिए लिखते हैं भाई H2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय ρ2 G R2। रेशो निकालते हैं, आइए। H1 बाय H2, अब जो जो चीज़ें कट सकती है वो हम काट देंगे, 2 कट जाएगा, लिख लेता हूँ पहले मैं, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय ρ1 G R1 इंटू ρ2 G R2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 कॉस थीटा 2। 2 से ये 2 कट गया, और कुछ कट रहा है G से, ये G कट गया। अच्छा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमको निकालना है। ठीक है 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 ठीक है, क्या पूछा हमसे? फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, हमारे पास R1 R2 की वैल्यू है क्या? बताओ मुझे। क्योंकि हमने कैपिलरी ट्यूब नहीं बदली है तो रेडियस सेम होने वाली है। अरे भाई कैपिलरी ट्यूब हमने नहीं बदली है तो रेडियस क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, इसलिए मैंने उसको काट दिया है। एंगल हमको गिवन है, हमको कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप भी गिवन है। चलो, तो कैपिलरी राइज हुआ है 10 सेंटीमीटर का, ये लिखा है वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और डिप कितना हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर का। डिप को मैं माइनस से बताऊंगा, माइनस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सिग्मा 1 नहीं पता, कॉस थीटा 1, कॉस 0 था भैया, कॉस 0 लिखूंगा यहाँ पर मैं, तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है, इनटू ρ2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ρ1 इनटू ρ1 इंटू सिग्मा 2 इंटू कॉस थीटा 2। अच्छा, कॉस थीटा 2 कितना है? कॉस 135 डिग्री, यही है कि नहीं? हाँ सर यही है।
अगर हम बात करें रो 1 और रो 2 की, तो हमको रो 1 और रो 2 भी गिवन है। देखिए 13.6 ये गिवन है, और वाटर का तो हमको पता ही है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। चलो और इसकी वैल्यू भी पुट करते चलो साथ साथ। 10 अपॉन माइनस 3.5 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, इसको अलग लिख दो, इनटू cos 0 अपॉन cos 135 को अलग लिख दो। चलो इनटू क्या बचा, ये हो गया रो 2 अपॉन रो 1, रो 2 अपॉन रो 1, यानी कि 13.6 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 1 ग्राम नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। cos 135 की वैल्यू आपको माइनस 0.7 दे दी गई है, माइनस 0.7 दे दी गई है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 10 अपॉन माइनस 3.5 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इंटू cos 0 होता है 1 डिवाइड बाय माइनस 0.7, माइनस से माइनस हमने काट दिया, इंटू 13.6 डिवाइड बाय 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे भाई। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 3.5 इंटू 0.7 इंटू 1 डिवाइड बाय 13.6, तो रेशो आ जाएगा ये सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का। ठीक है ना, हाँ, ये पॉइंट हटाया, ठीक है ना, ये पॉइंट हटाया, एक जीरो और लगाया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 इंटू 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 136 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। 7 पना 35, अच्छा नीचे एक तो 5 आ गया है, और कटेगा क्या कुछ, ये कटेगा भाई ये 20, 2 ही छंग 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 2 ही धाम 20, हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8, 8, 8 और कुछ कट जाएगा 2 पंचे 10 और 17 दूनी 34, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं आ रहा है। तो 5:2 यहाँ पर क्या ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, हमें थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिख लेना चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, नहीं तो पता चला कि सब बर्बाद हो जाए हमारा किया हुआ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। आइए अब मैं मिटा देता हूँ जो काम की चीज़ें, जो हमारी काम की चीज़ें हैं उसे रखूँगा और बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ। आओ, है ना, ज़्यादा वहाँ खिचड़ पिचड़ हो जाएगी तो हमारा आंसर गुम हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि आंसर आया है तो आया कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उठाते हैं 10 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इंटू 1 अपॉन 0.7 इंटू 13.6 डिवाइड बाय 1। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। ये पॉइंट हटाया, मैंने 0 लगा दिया, तो ये हो गया 100 इंटू 7 इंटू 1 चला गया ऊपर डिवाइडेड बाय 35 इंटू 136 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। हाँ, ये हमने लिखा है एकदम सही। आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 पना 35, 7 एकम 7 पना 35। चलिए 2 दुनी 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 ही छंग 12 बचा 1, 2 ही छंग 12 बचा 1, ऊपर 17 6, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ, तो ये हो गया 25, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ठीक है ना, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो 5 से ये काटा मैंने 5, तो 5/34 आ रहा है। अब देखो आंसर क्या है, 5/34। वहां मिल नहीं रहा था, वहां पर मिल नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, गुम गया था, तो आंसर हमारा आ गया। मैंने दूसरे कलर के पेन से काटा। 5:34 इज योर आंसर। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज नथिंग बट 5/34। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हा, बहुत बढ़िया। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 20 mm इन अ कैपिलरी if the radius of the capillary is made 1/3 of its previous value। मतलब बाकी कोई चीज चेंज नहीं की है, सिर्फ रेडियस चेंज किया है। तो हम देखते हैं भाई कैपिलरी राइज का रेडियस से रिलेशन क्या है, 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो मैं बोल सकता हूं h का रिलेशन r के साथ क्या है, इनवर्स है। h का रिलेशन r के साथ क्या है, इनवर्स है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आप r की वैल्यू क्या कर दो, 1/3 कर दो। पहले जो r की वैल्यू थी उसकी 1/3 कर दो। ठीक है, तो मैंने कहा लो भाई h1 बाई h2 इज इक्वल्स टू r2 बाई r1। यही होगा क्या, हाँ सर। तो h1 बाई h2 इज इक्वल्स टू r2 बोल रहे हो, r1 बाई 3 कर दो, ये r1 है, कट जाएगा। तो h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ h1। h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ
H1। और पहले क्या था 20 mm था, तो 20 दिया 60 हो जाएगा, तो 60 mm इज योर आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water। ठीक है, water rises into a height of h, the mass of water in the capillary tube is 5 ग्राम। अच्छा, another capillary tube of radius 2r is immersed in water, the mass of water that will rise in this tube। okay, थोड़ा सा इनने हमको परेशान करने की कोशिश की है। मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है, ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब है, इस पे क्या हुआ भाई, इस पे पानी राइज हो गया, राइज ही था ना, पानी ही था ना, मतलब हाँ वाटर ही था। ठीक है, कितना राइज हुआ भाई, h राइज हो गया। इसकी रेडियस कितनी दी है, r दी है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर आप मान लो कितना है, रो है। तो हमको दिख रहा है कि हम मास निकाल सकते हैं इन क्वांटिटीज से। कैसे निकाल सकते हो सर? अरे बाबा, मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू हाइट। एरिया आप कैसे निकालोगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। और मास आपको कितना दिया है, 5 ग्राम। आपने चेक किया तो इसका वजन कितना निकला, 5 ग्राम। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज नथिंग बट 5 ग्राम। ठीक है भाई, ओके, जो डेटा इनने दिया था उससे मैं ये पकड़ पाया। अब वो बोल रहे हैं कि जो कैपिलरी है उसका रेडियस आप क्या कर दो, डबल कर दो। रेडियस आप क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है भाई, तो ये मैंने रेडियस क्या कर दिया, डबल कर दिया। कुछ ज़्यादा मोटा बना दिया मैंने, इतना मोटा होता नहीं है कैपिलरी। रेडियस क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया 2r। ठीक है ना। अब मान लिया भाई 2r के बाद किसी h हाइट तक ये चढ़ी होगी, मुझे नहीं पता किस हाइट तक पानी चढ़ा होगा। ये h हाइट नहीं, h डैश बोल देता हूँ मैं इसको, है ना। सेम हाइट तक थोड़ी ना चढ़ेगी, कुछ h डैश हाइट होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई अगर रेडियस डबल हो गई है तो हाइट आधी हो जाएगी। रेडियस डबल हो गई है तो हाइट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो h डैश है वो h का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब मास क्या होगा, m डैश। आप बताओ मुझे, अगर डेंसिटी इसकी रो है तो आप बोलोगे भाई रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम यानी कि पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, h/2। ठीक है, तो हो जाएगा रो इंटू पाई इंटू 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू h/2। अब ये आपने काट दिया, बचा 2 को आपने बाहर निकाल लिया, क्या बचा, रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो, रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू तो 5 ग्राम के बराबर है। 5 ग्राम इंटू 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। मतलब अब द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब इज 10 ग्राम। कितना आ गया आंसर, 10 ग्राम आ गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। आई होप आपने फटाफट हमारे साथ ये क्रैश कोर्स कर लिया होगा। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से। magnetbrains.com नाम से आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जाके आप उतना ही खुश हो जाएंगे जितना कि ये बच्चा है। और जितना कंटेंट यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उतना ही यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया गया है, दैट टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना। ये सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपका मन है कि चलो भाई क्रैश कोर्स देखिए, आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ये सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका मन है कि चलो देखें खोल के इसको, आप वॉच नाउ पे क्लिक करना, तो मैं पढ़ाता हुआ यहाँ पर आपको मिल जाऊँगा। आपको पता है कि हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।